हेलो दोस्तों, एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी कक्षा 12 का अध्याय नंबर 7, यानी कि अपन लोग चैप्टर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या देखेंगे दोस्तों, अपन लोग फलोत्पादन का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य। अपन लोग जो अपने फ्रूट्स होते हैं या फिर जो अपने फल होते हैं उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस या फिर उनके महत्व के बारे में देखेंगे तथा उनके भविष्य के बारे में अपन लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, अपन लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति का एक बहुत महानतम ग्रंथ है रामचरितमानस। तो किसने लिखा था दोस्तों? तुलसीदास जी ने लिखा था। और उन्होंने फलों के महत्व को बताने के लिए एक श्लोक भी लिखा है। देखिए वो क्या है, सफल फूल फल कदली रसाला, रोपे बकुले कदम तमाला। तो आपको याद रखना है, जो फलों का महत्व है वह प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति के अंदर विराजमान है, यानी कि बहुत पहले से ही फलों को इंपॉर्टेंस या फिर महत्व दिया जा रहा है। अब देखते हैं अपन लोग, फल वृक्ष किसी भी स्थान की सुंदरता, बिल्कुल भी कोई भी स्थान है वहां पर अगर आप लोग फल वृक्ष लगाओगे तो बिल्कुल वो सुंदर दिखेंगे। फल वृक्षों के ऊपर आपको पता होगा बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फल लगते हैं, तो ये स्थान की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। अगर अपन लोग आके देखें तो यह प्रदूषण को दूर करने में, आपको पता है कोई भी पादप होता है वो क्या करता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण करता है और CO2 गैस होती है उसका ग्रहण करता है। तो अपन लोग बोल सकते हैं यह प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं या फिर दूर करते हैं। भूमि का क्षरण रोकते हैं, बिल्कुल मृदा अपरदन को रोकते हैं। उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, बिल्कुल भी उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रति इकाई अधिक उत्पादन, आपको पता होगा दोस्तों, जो अपनी सस्य विज्ञान की जो फसलें होती हैं उनके मुकाबले प्रति इकाई अधिक उत्पादन होता है अपनी किसका, उद्यान विज्ञान की फसलों का। अपन लोग सामान्यतः देखते हैं जैसे गेहूं को ले लो, चावल को ले लो, जो सस्य विज्ञान की फसलें हैं उनका उत्पादन क्या होता है दोस्तों, क्विंटल में होता है। वहीं पर अगर अपन लोग बात करें जो अपने फल होते हैं उनका उत्पादन देखते हैं अपन लोग, टन के अंदर होता है। तो सीधा सीधा दिख रहा है अपने को भी, प्रति इकाई क्या होता है दोस्तों, अधिक उत्पादन होता है। यहीं पर देखें अपन लोग, प्रति इकाई अधिक आय। देखिए दोस्तों, अधिक आय के साथ साथ में अधिक रोजगार भी मिलता है। आपको पता होगा जो फल होते हैं वो किलो के भाव से अपने को मार्केट में मिलते हैं और उसके हिसाब से अपन लोग उनको खरीदते हैं। वहीं पर अगर अपन लोग सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं उनके बारे में देखें तो आपको पता है उनका जो उनकी जो अपने को आय होती है वो क्या होती है, उनसे अपने को कम प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अपन लोग, मानव रोजगार। देखिए दोस्तों, एक जो फल वृक्ष होता है ना वो काफी वर्षों तक फलन देता है। तो मैं बोल सकता हूँ सामान्यतः 10 से 15 वर्ष, अभी अपन लोग औसत बात करेंगे, 10 से 15 वर्ष की जो समयावधि होती है उसके अंदर एक फल वृक्ष अपन लोग अपने खेत के अंदर लगा के रखते हैं। अब देखो 10 से 15 वर्ष रहेगा तो इतने दिन क्या करेगा ये, वहां पर अपने को लेबर भी चाहिएगी ना, यानी कि अपने को वहां पर रोजगार की काम करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए। तो अपन लोग बोल सकते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, मानव रोजगार भी अधिक मिलता है। मानव रोजगार दिवस सृजन, इसके साथ साथ में यह स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, औषधीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं और लुभावने फल हमें उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल भाई, ये अगर अपन लोग इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी औषधियां होती है जो फल वृक्षों से बनती है। जैसे अपन लोग बात करें, एक त्रिफला औषधि होती है। कौन सी औषधि होती है दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको तो वो होती है, क्या नाम है उसका, त्रिफला। तो अपने पेट संबंधित विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए यह औषधि काम आती है। यह आंवला, और एक अपना फल वृक्ष होता है या फिर अपन लोग बोल सकते हैं पादप होता है हरड़, और दूसरा होता है बेहरड़ा। इन तीनों पादपों को या फिर तीनों फलों को मिला करके यह औषधि बनाई जाती है। और यह क्या काम आती है दोस्तों, जो अपने पेट संबंधित विकार होते हैं, क्या, पेट संबंधित जो विकार होते हैं उनको दूर करने के काम आती है। तो अपन लोग बोल सकते हैं इनके औषधीय गुण भी होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं ये, बिल्कुल भी। अगर अपन लोग आगे बात करें, भारत में बेर, आम, आंवला, नारियल, अंजीर आदि फलों की खेती प्राचीन काल से होती चली आ रही है। विभिन्न प्राचीन पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है। बिल्कुल भी, अपने जो अपना इतिहास बोल दीजिए, जो अपने जो ग्रंथ हैं उनके अंदर बहुत सारे फल वृक्षों का बहुत पहले से ही जिक्र किया जा चुका है। अपन लोग आपको पता है अपना जो संस्कृति है वो धर्म को बहुत ज्यादा मानती है। अगर अपन लोग देखें तो आपको पता है प्राचीन समय से ही जो नारियल वगैरह होते हैं इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं इन्हें, कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। बहुत पुराने ग्रंथों के अंदर भी ये बात लिखी गई है। कल्प वृक्ष कौन सा होता है, ऐसा वृक्ष जो क्या कर दे, हमारी सारी की सारी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण कर दे। तो बहुत सारा इनका अपन लोग धार्मिक महत्व भी मान सकते हैं, जो अपने प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसके बाद अगर अपन लोग दोस्त देखें तो मुगल बादशाह जो अकबर थे, उन्होंने दरभंगा बिहार के पास 1 लाख आम के पौधे लगाए तथा विभिन्न यूरोपियों यात्रियों द्वारा नए फलों का प्रवेश यानी इंट्रोडक्शन भारत में हुआ, जिसमें अनानास, आलू बुखारा, पपीता, चीकू, एवोकाडो, अमरूद आदि प्रमुख हैं।
बिल्कुल भी, बहुत सही बात है। आपको याद रखना है जो दरभंगा बिहार के अंदर अकबर ने 1 लाख जो आम के पौधे लगाए थे या फिर जो बाग लगाया था, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे अपन लोग लक्खी बाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्खी बाग कहते हैं उसे। तो आपको ये चीज अच्छे से ही याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन लोग आगे बात करें, वर्तमान परिवेश में प्रदूषण चरम सीमा पर है। बिल्कुल भी एकदम सही बात है। कुपोषण व बेरोजगारी जैसी समस्याओं के यहाँ पे हल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हल कर लीजिए। हल में फल वृक्षों का व्यवसायिक स्तर पर रोपण एवं रखाव महती यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बिल्कुल भी बहुत सही बात है। 8% जो आपको पता है, इतने ज्यादा यातायात संसाधन बढ़ गए हैं या फिर इतनी फैक्ट्रियां वगैरह लग गई हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं, आप कृषि की बात करें उसके अंदर अपन लोग इतने रसायनों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो प्रदूषण है वो चरम सीमा पर है। बिल्कुल, इन सब चीजों से अपन लोग एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ गई है। भी बिल्कुल, क्या बढ़ गई है? बेरोजगारी भी बढ़ गई है। बहुत सारी समस्या आ गई, कुपोषण की समस्या आ रही है, क्योंकि अपन लोग जितना भी आज के समय में अनाज खा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? उन्हें फर्टिलाइजर डाल देते हैं अपन लोग, उनके अंदर उर्वरक डाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है दोस्तों? कुपोषण जैसी समस्या भी आ रही है। इसको दूर करने के लिए अपन लोग किसको महत्व देना चाहिए अपने को दोस्तों? तो फलों के बारे में अपने को, या फिर फलों को इसके लिए महत्व देना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद 3 पंचवर्षीय योजनाओं में उदारीकरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय की स्थिति को देखते हुए अनिवार्यता खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की थी। अतः हमारे देश में फल उत्पादन पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर जोड़ दिया गया। भाई बिल्कुल सही बात है। जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 में, अपने देश को आजाद होने के बाद में सबसे बड़ी सबसे मुख्य समस्या आई थी दोस्तों, वो क्या आई थी? भूखमरी की। क्या आई थी? भूखमरी की। यानी कि अपनी जनसंख्या थी वो दिन ब दिन क्या हो रही थी दोस्तों? बढ़ रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों? अपनी जो जनसंख्या थी वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और जनसंख्या के मुकाबले में जो खाद्यान्न थे दोस्तों, यानी कि अपन लोग जो खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उनकी क्या थी दोस्तों? मात्रा क्या थी? कम थी। तो इस समस्या से देश को निपटना प्राथमिकता थी। तो अपने जो सरकार थी, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो अपने यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे थे, इन सब चीजों का देश चला रहे थे, उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इन देशवासियों को सबसे पहले तो अपन लोग पेट भरे, यानी कि इनको भूखमरी से बचाएं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है इस चीज से बचाने के लिए हरित क्रांति आई थी। क्या थी? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के अंदर जो अपनी खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं और चावला, उनके उत्पादन को बढ़ाया गया। तो अपने देश के सामने जो मुख्य समस्या थी ना भूखमरी की, वो तो दूर हो गई। अब देखो दोस्तों, सिर्फ खाद्यान्न से क्या होती है? भूख दूर हो सकती है आपकी। खाद्यान्न आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है अपना, जैसे अपन लोग बोल सकते हैं वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। मे भी कार्बोहाइड्रेट तो अपने को पूर्ति करवा देंगे खाद्यान्न, लेकिन बहुत सारे आवश्यक और पोषक तत्व भी होते हैं जो इनके द्वारा पूर्ण रूप से हमें नहीं दिए जा पाते। तो उस चीज के लिए इस चीज का अपन लोग उपयोग कर सकते हैं, फल। तो उस समय क्या था दोस्तों? जो फल उत्पादन था वो बहुत कम था। क्या था? अपने देश के अंदर फल उत्पादन बहुत कम था। अब अपने जो यहाँ के जो लोग थे, जो अपनी सरकार थी, उन्होंने ध्यान दिया भी अपने यहाँ के लोग हैं, उनका जो भोजन है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए अपने देश के अंदर 1971 में दी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना चलाई गई। तो आपको याद रखना है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग? AICRP। और किसके लिए चलाई गई थी? ये है फ्रूट्स के लिए चलाई गई थी, यानी कि AICRP फॉर फ्रूट्स, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम फॉर फ्रूट्स। यह चलाया गया। कब चलाया गया दोस्तों? 1971 में। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? फल फसलों की खेती में आने वाली समस्याएं केंद्र व राज्य सरकार मिलकर निराकरण कर सके, फलोत्पादन महत्व को विभिन्न श्रेणियों में बता सके। तो अपन लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं फल उत्पादन या फिर फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अपन लोग देखेंगे जो अपने फल होते हैं उनका पोषक महत्व है। अपन लोग अभी एक लाइन पढ़ के आए थे कि कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए, किसको? कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए फल उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भी, यह चीज अपन लोग देख के आए थे, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर भरपूर मात्रा में क्या होते हैं दोस्तों? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो अब देखिए, अपन लोग बात करेंगे इनके पोषक महत्व के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें, फलों के अंदर विटामिन जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं विटामिन की, और विटामिन क्या आई? अपनी कैरोटीन, जिसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? विटामिन ए। क्या बोल सकते हैं? विटामिन ए। तो आपको याद रखना है विटामिन ए का ही नाम क्या होता है?
केरोटीन। क्या होता है दोस्तों? केरोटीन। और सामान्यतः जो पीले रंग के फल व सब्जियां होती हैं उनके अंदर केरोटीन भरपूर मात्रा में, यानी अपन लोग बोल सकते हैं जो ये केरोटीन वर्णक होता है पीले रंग के फल व सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहीं पर अपन लोग दूसरी तरफ देखेंगे इनकी कमी की क्या लक्षण है, और एक आपको साइड में कॉलम दिख रहा होगा स्रोत, यानी कि अगर इनकी कमी है तो इनको अपन लोग किन फल व सब्जियों को खा करके पूर्ण कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे, इनके स्रोत के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आप लोगों को पता है कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? रतौंधी रोग। और ये रतौंधी रोग होता है, ये किससे संबंधित होता है? तो आपको याद रखना है किससे संबंधित होता है, यह आंख से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं। रतौंधी रोग जिसमें रोगी कम व तेज प्रकाश में देखने में परेशानी महसूस करता है, और इसके अन्य लक्षणों में आंख पर सफेद धब्बे हो जाते हैं। यानी कि आपको जो कम प्रकाश होता है या फिर जो अधिक प्रकाश होता है उसके अंदर आप अच्छे से देख नहीं पाते हैं, और आपकी जो आंख होती है उसके ऊपर सफेद रंग के दाग या फिर धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में अपन लोग बोलते हैं दोस्तों बाइटोट स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? बाइटोट स्पॉट्स। दूसरा देखिए, जो अपनी आंख के अंदर कोर्निया होती है ना दोस्तों, वो कमजोर हो जाती है, वह मुलायम पड़ जाना। यह भी एक दूसरे रोग का लक्षण है जिसका नाम क्या है दोस्तों? केराटो मलेशिया। जो अपना केराटो मलेशिया होता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? जो कोर्निया होती है वो कमजोर पड़ जाती है और मुलायम हो जाती है। तो आपको सामान्यतः आपने देखा होगा जब आपका 12th का एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा आपसे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला मुख्य रोग है, तो सबसे प्रमुख रोग कौन सा है दोस्तों? रतौंधी रोग। और इसका संबंध किससे होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, किससे? आंख से। अगर आपको रतौंधी रोग अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या आएगा दोस्तों? केराटो मलेशिया। आपको याद रखना है यह रोग भी किससे संबंधित होता है? आंख से। अगर यहीं पर आप लोग एक और याद रखना चाहो रोग जो आंख से संबंधित होता है, तो वो होता है दोस्तों कौन सा? अपना जीरोपेथेलिमा। यह भी एक रोग होता है दोस्तों जो किससे संबंधित होता है? आंख से। तो आपको यह मुख्य रूप से याद रखना है। मैंने आपको बताया था जो केरोटीन होता है या फिर जो विटामिन ए होता है, जो अपने पीले रंग के फल व सब्जियां होती हैं उनके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसके स्रोत क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या? आम और पपीता। इसके बाद देखें तो कटहल और एवोकेडो। अगर अपन लोग बात करें सामान्यतः जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो क्या है दोस्तों? आम और पपीता। अब यहाँ आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि आपको कभी भी पूछे ऐसा कौन सा फल है, ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर सर्वाधिक विटामिन ए यानी कि केरोटीन पाया जाता है, तो वो दोस्तों अपना कौन सा होता है? आम। और आम के अंदर 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट, इसके अंदर दोस्तों आम में विटामिन ए पाया जाता है। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें दोस्तों किसकी? पपीता की, तो इसके अंदर 2020 यानी कि 2020 बोल सकते हो आप लोग। और क्या पाया जाता है इसमें? विटामिन ए पपीता में यह पाया जाता है। और ये दोनों के दोनों का कलर कैसा होता है दोस्तों? बिल्कुल इनका आइडल कलर होता है, वो कैसा होता है दोस्तों? पीला। तो आपको यह चीज मुख्य रूप से याद रखनी है। अगर आपको कभी भी पूछे ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए है, तो क्या आएगा दोस्तों? आम। अगर अपन लोग सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आपको महत्वपूर्ण जो है वो याद रखना है ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो क्या याद रखोगे? गाजर। क्या याद रखोगे? गाजर। चलिए आगे देखते हैं। अगला विटामिन आता है अपना जिसका नाम है दोस्तों क्या? विटामिन B1। देखिए विटामिन बी होता है उसे अपन लोग जनरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक बात आप लोगों को यहाँ पे समझ लेनी है कि नेक्स्ट विटामिन आता है अपना क्या दोस्तों? विटामिन बी। और इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके विटामिन बी के बहुत सारे ही पार्ट होते हैं, उनको अपन लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ठीक है, देखिए सबसे पहला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों? विटामिन B1, जिसे अपन लोग थाइमिन के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया विटामिन ए होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कैरोटीन। और यहीं पर अगर अपन लोग आगे बात करें विटामिन B1 जो होता है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन। तो देखिए विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बी से बेरी। बी से बेरी कैसे याद रखोगे? विटामिन बी और इधर बेरी बेरी। तो कौन सा रोग होता है इससे? बेरी बेरी रोग, जिसमें निर्बल शरीर, भूख में कमी, आलस्य जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो यह कौन से रोग के लक्षण है दोस्तों? यानी कि आपका शरीर है वो पतला हो जाता है, भूख कम लगती है। तो यह सारे के सारे लक्षण कौन से? विटामिन की कमी के होते हैं, विटामिन B1। और इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों क्या? थाइमिन। अब आपको याद रखना है इसके स्रोत। सर्वाधिक विटामिन B1 होता है वो किस में पाया जाता है दोस्तों? काजू में, उसके बाद अखरोट, फिर बादाम। अपन लोग बोल सकते हैं जो अपने नट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक
विटामिन B1 की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो केला और सेब के अंदर भी अच्छी खासी मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन B1 पाया जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन देखते हैं अपना आता है कौन सा, विटामिन B2, और यह दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अंत के अंदर आपको यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए विटामिन B2 को अपन लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। पेलेग्रा रोग, जिसमें भूख एवं वजन में कमी के साथ त्वचा मोटी व बदरंग हो जाती है, इसे अपन लोग कौन से विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, तो आपको यह चीज याद रखनी है, यह विटामिन B2 की कमी। देखिए अपना जो नेक्स्ट विटामिन था कौन सा दोस्तों, विटामिन B2, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, राइबोफ्लेविन। तो आपको ध्यान रखना है जो राइबोफ्लेविन होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है पेलेग्रा रोग, लेकिन यह रोग जो होता है दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, यह विटामिन B3। कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन B3, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, नियासिन। क्या होता है दोस्तों, नियासिन, या फिर इसे नियासिनेमाइड बोलते हैं अपन लोग, या फिर निकोटिक एसिड भी बोल दिया जाता है इससे। उसकी वजह से कौन सा होता है दोस्तों, पेलेग्रा रोग होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो विटामिन B2 होता है इसकी कमी से सामान्यतः मानव के अंदर क्या समस्या आती है, तो वो आती है दोस्तों किसकी, होठों का फटना। होठों का फटना। आपको अच्छे से याद रखना है कि विटामिन B2 की कमी से क्या दिक्कत आती है, होठों का फटना, और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है दोस्तों, पेलेग्रा, जिसे अपन लोग जनरली गंजापन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गंजापन। देखिए इसमें भूख वजन कमी के साथ साथ त्वचा पर बदरंग हो जाती है, तो यह कौन सा होता है दोस्तों, अपना विटामिन B2 की वजह से ये समस्या आती है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। यहीं पर अगर मैं बात करूं विटामिन B2 ये कौन से फल के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी जो 12th की बुक है उसके अंदर अंत के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विटामिन B2 की सर्वाधिक मात्रा, सुनिएगा, विटामिन B2 की सर्वाधिक मात्रा किस फल में होती है, तो किस में होती है दोस्तों, बेल, जिसे अपन लोग बेल पत्तर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेल पत्तर बोल देते हैं। तो इसके अंदर विटामिन B2 की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह लगभग कितनी दोस्तों, 1181 से लेकर के 1191 mg, 1191 mg प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम के हिसाब से इसके अंदर पाई जाती है। आपको यह यहाँ पर सांद्रता या फिर बोल दो कंसंट्रेशन बोल दो, ये अच्छे से याद रखनी है कि बिल पत्तर के अंदर विटामिन B2 कितना पाया जाता है। देखिए अपना नेक्स्ट विटामिन देखते हैं अपन लोग, कौन सा आता है दोस्तों, विटामिन C। कौन सा विटामिन आता है दोस्तों, विटामिन C। अगर मैं बात करूं विटामिन C का दूसरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। अब एक आपको बात याद रखनी है, तो विटामिन C होता है ना दोस्तों, ये सबसे जल्दी अपने की बॉडी को अपने को प्राप्त हो जाता है, और सबसे ज्यादा नष्ट यही विटामिन होता है। यह क्यों होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपका जो विटामिन B होता है और जो विटामिन C होता है ना दोस्तों, यानी कि विटामिन B और C होते हैं, ये जल विल्ले होते हैं। क्या होते हैं, यह जल विल्ले होते हैं, यानी कि यह पानी के अंदर घुल जाते हैं। देखिए अगर अपन लोग विटामिन B और C को भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, तो पानी के साथ में घुलकर यह अपनी बॉडी से बाहर भी तो आ जाते हैं ना दोस्तों, तो इनकी कमी भी अपने को जल्दी देखने को मिलती है, और इनकी पूर्ति भी आसानी से जल्दी हो जाती है, क्योंकि अपन लोग विटामिन C को आराम से पानी में घोल करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो विटामिन C होता है ना बेटा, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो उसकी कमी से अपने को सकरवी रोग देखने को मिलता है। कौन सा, स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, जिसमें जो अपने मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लग जाता है, या फिर जो अपने जख्म होते हैं वो देरी से भरते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण कौन सी विटामिन की कमी से अपने को दिखाई पड़ते हैं, तो विटामिन C की कमी से। चलिए आगे देखते हैं। अब याद रखिएगा सर्वाधिक विटामिन C की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो सबसे आसान ट्रिक तो है अपनी क्या, खट्टे फल। क्या होती है दोस्तों, जो थोड़े खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और सर्वाधिक विटामिन C बारबेडोस चेरी में होता है। उसके बाद किस में होता है दोस्तों, आंवला में होता है, फिर अमरूद में, और इसके बाद देखिए जो अन्य फल दे रखे हैं इनके अंदर भी इसकी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। जैसे बात करें बेर की, नींबू वर्गीय फलों की प्रजातियां, अनानास, आम और पपीता। और यहाँ पर आपके बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरूद के अंदर विटामिन C कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 299 mg प्रति 100 ग्राम। कितना होता है, 299 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। तो विटामिन C होती है किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो यह अपने अमरूद में पाई जाती है। और आंवला का भी याद रख लेना, कितनी दोस्तों, तो आंवला के अंदर 600 mg, कितनी दोस्तों, 600 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से विटामिन C पाई जाती है। आपको बस इतना सा इसमें अच्छे से याद रखना है। देखिए अगला अपना विटामिन आता है D, जिसे अपन लोग अर्गोस्टेरोल या फिर कैल्सीफेरोल क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्सीफेरोल के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। विटामिन D जो होता है ना दोस्तों,
ये किससे प्राप्त होता है, इसका स्रोत यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, विटामिन सी जो होता है ना दोस्तों, सामान्यतः अपने को धूप से प्राप्त होता है। कहाँ से, सॉरी, विटामिन डी जो होता है अपने को किससे प्राप्त होता है, अपने को धूप से प्राप्त होता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ सकता है। देखिए जो विटामिन डी होता है ना, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, ओस्टोमेलेसिया, जिसे अपन लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, सूखा रोग। और ये रोग जो होते हैं ना अपने दोस्तों, ये हड्डियों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, हड्डियों से संबंधित होते हैं, यानी कि अपनी हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है दोस्तों। एक रोग और होता है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पिजन चेस्ट। कौन सा होता है दोस्तों, पिजन चेस्ट। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग, कबूतर छाती भी बोलते हैं। देखिए विटामिन डी के अंदर आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, आप लोग जब आगे अपने खनिज तत्व पढ़ेंगे अपन लोग, तो उनके अंदर देखेंगे पोषक तत्व, अपन लोग आगे जाके देखेंगे तो उनके अंदर आता है अपना कैल्शियम। क्या आता है दोस्तों, कैल्शियम। अगर अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होगी ना दोस्तों, तो इसके साथ साथ आपको सदैव याद रखना है कैल्शियम की कमी भी अपने को देखने को मिलेगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अगर अपन लोग आगे देखें विटामिन ई, नेक्स्ट कौन सा आता है दोस्तों, अपना विटामिन ई। इसकी वजह से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, प्रजनन क्षमता में कमजोरी, यानी कि बांझपन। क्या होता है दोस्तों, बांझपन की जो समस्या है मानव के अंदर, किसकी वजह से कि या फिर किसकी कमी से देखने को मिलती है, तो वो आता है अपना क्या दोस्तों, विटामिन ई। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। इसका दूसरा नाम फाइलोक्विनिन, और यह किसके अंदर पाया जाता है, कटहल के अंदर और बादाम के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत आसान एग्जांपल और है जो आप लोग याद रख सकते हो, मीठी मक्का। क्या दोस्तों, जो अपनी जिया में सेकेर आटा होती है, मीठी मक्का, इसके अंदर भी दोस्तों विटामिन ई भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन लोग बात करेंगे दोस्तों खनिज लवण। किसकी बात करेंगे, खनिज लवण। तो मानव आहार में महत्व देखते हैं, फलों का पौष्टिक महत्व है, किसी से भी नहीं छिपा है। तो अपन लोग देखते हैं खनिज लवणों के बारे में। तो सबसे पहले अपने सामने क्या आ गया दोस्तों, कैल्शियम। क्या आ गया दोस्तों, कैल्शियम। हड्डियों व दांत कमजोर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो हड्डियां होती है वो भी कमजोर हो जाती है, अपने दांत होते हैं वो भी कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाते हैं। तो यह इसकी कमी के लक्षण होते हैं। अभी मैंने आपको विटामिन डी में भी बताया था, विटामिन डी और जो अपने कैल्शियम होते हैं दोनों समानुपाती होते हैं। अगर अपन लोग आगे देखें स्रोत, तो सामान्यतः यह है फालसा, नींबू, बेर, बेल, सीताफल, इमली, बादाम, लीची, अंजीर और अमरूद, इनके अंदर कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट अपन लोग अपना अगला पोषक तत्व तो देखते हैं, तो क्या आता है दोस्तों, आयरन, या फिर इससे अपन लोग बोल सकते हैं क्या दोस्तों, लोहा। लोहे की कमी की वजह से क्या होता है दोस्तों, खून की कमी हो जाती है, और इस अपन लोग रोग को क्या बोलते हैं दोस्तों, एनीमिया। इसे क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो आपको पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा खनिज लवण है जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, या फिर शरीर के अंदर खून की कमी आ जाती है, तो वो कौन सा आएगा दोस्तों, अपना लोहा। अगर अपन लोग बात करें जो लोहे की मात्रा होती है किस किस फल वृक्ष में पाई जाती है, तो करोंदा, खजूर, दाख, अमरूद, फालसा, अंजीर, चीकू और बेर। तो आपको यह सारी की सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। आगे देखते हैं अपन लोग आयोडीन। देखो ये तो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अपने पुराने टाइम में एक वो एडवर्टाइजमेंट भी आती थी कि आपका जो नमक है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, आयोडीन युक्त अपने को नमक खाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं उनका गला होता है वो थोड़ा सूज जाता है, जिसे अपन लोग घेंगा या गलगंड रोग बोल देते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, क्वार्टर या फिर घेंगा, जिसमें गर्दन फूल जाती है, यानी कि जो गला होता है वो थोड़ा फूल जाता है। और आयोडीन की मात्रा जामुन और केर। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप लोग इसे अच्छे से याद रख सकते हो कि जो भिंडी होती है ना दोस्तों, भिंडी के अंदर आयोडीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। किसके अंतर्गत है, अपनी सब्जियों के अंतर्गत। तो आपको इसके अंदर एक भिंडी भी ऐड कर लेना है। आगे अगर अपन लोग देखें फास्फोरस, तो फास्फोरस जो होता है अपना खनिज लवण, इसकी कमी से जो हड्डियां होती है दोस्तों कमजोर हो जाती है। और सामान्यतः फास्फोरस की जो मात्रा होती है अनार, कटहल, आड़ू, पपीता, रसबेरी, केत और काजू के अंदर पाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इसे सामान्यतः अपन लोग CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो अपना परमाणु बना होता है उसे अपन लोग कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों, जो संजीव होते हैं फिर जो जीव होते हैं ना, उनके लिए एनर्जी का एक सोर्स होता है, या फिर उनके लिए ईंधन का काम कौन करता है, अपना कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपको एक चीज ऐड कर लेनी है कि कार्बोहाइड्रेट को अपन लोग क्या बोलते हैं, जीवों का ईंधन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवों का ईंधन। तो आपसे कभी भी ऐसा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जीवों का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, किसे अपन लोग कहते हैं, अपन लोग तो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। शर्करा व स्टार्च के रूप में उपलब्ध रहता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है,
कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत सारी चीजें क्या आती है, अपनी शुगर जितनी भी होती है ना, जो अपनी शर्करा होती है, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो स्टार्च लिखा गया है यह भी अपना किसके, एक अपना एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, यह कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। अब आपको याद रखना है इसके मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, केला, खजूर, एवोकाडो। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़े और ऐड कर रहा हूं तो आप लोग याद रख सकते हो, जिसे अपन लोग किशमिश बोलते हैं, रेजिन, यह भी एक बहुत अच्छा स्रोत होता है किसका दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इससे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं किशमिश। अगर मैं आगे बात करूं, केला, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन बनता है। मैंने बोला जीवों का ईंधन या फिर जो ईंधन का स्रोत मुख्य रूप से क्या होता है, अपना कार्बोहाइड्रेट। आपसे कभी भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है जो बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, बहुत आसानी से अपने को मिल जाएगा और अपन लोग आसानी से उसे कंज्यूम कर सकते हैं, फिर खा सकते हैं। तो वो क्या आएगा दोस्तों, अपना केला। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल स्रोत क्या है, तो वो क्या आएगा, केला। तो इसे भी लिख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल स्रोत। जब भी आपको एनर्जी लो लगे, केले खा लो, भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और अपने आगे देखेंगे केले के अंदर कितना, 27% के आसपास क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद अगर अपन लोग देखें, जो खजूर होता है, जो एवोकाडो होता है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं वसा, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फैट। देखिए पेट की वजह से क्या दिक्कत आती है, फिर क्या रोग हो जाते हैं, शारीरिक थकान, कमजोरी का महसूस होती है। अब देखिए जितनी अपनी बॉडी पे फैट या फिर वसा आएगी, उतना क्या होगा दोस्तों, अपना वजन बढ़ेगा, फिर अपन लोग बोल सकते हैं मोटापा। तो फैट की वजह से कौन सा रोग होगा, अपना ओबेसिटी बोल दो, या फिर इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, मोटापा। याद रखिएगा, पेट की वजह से होने वाला रोग मोटापा, इसे अपन लोग रोग की तरह ही देखेंगे। देखिए अगर अपन लोग आगे बात करें, सर्वाधिक फैट या फिर वसा किस में होती है दोस्तों, तो अखरोट, बादाम, खजूर और एवोकाडो, इनके अंदर अच्छी खासी वसा की मात्रा पाई जाती है। और सर्वाधिक वसा किस में होती है, अगर आपको कभी पूछे ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक वसा है, तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, अखरोट। क्या याद रखोगे दोस्तों, अखरोट। मैंने यहाँ को इसके सर्कल कर दिए इसे। आगे अगर अपन लोग बात करें प्रोटीन, दोस्तों जो प्रोटीन होती है इसकी कमी से क्वाशियोरकोर बीमारी हो जाती है। क्वाशियोरकोर में क्या होता है दोस्तों, यह जो बीमारी होती है सामान्यतः अपने को ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर लोग क्या खाते हैं दोस्तों, ज्यादा मात्रा में धान खाते हैं। अब आपको पता है धान के अंदर सर्वाधिक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वहां के जो लोग होते हैं ना, उनकी जो बॉडी की अपन लोग बोल सकते हैं भूख वगैरह होती है, वो धान की वजह से सेटिस्फाई हो जाती है, फिर संतुष्ट हो जाती है। तो उनको एक पूर्ण आहार नहीं मिलता, यानी कि धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। तो वहां पर प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से उनकी जो हड्डियां होती है वो थोड़ी विकृत हो जाती है, मुड़ जाती है। उनका शरीर जो होता है वो दुबला पतला हो जाता है, बाल उनके पतले हो जाते हैं। ये लक्षण किसके होते हैं दोस्तों, क्वाशियोरकोर बीमारी के होते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है, क्वाशियोरकोर। यह बच्चे और बड़े दोनों के अंदर होता है। और एक दूसरी डिजीज होती है जिसका नाम होता है मेरेस्मस, यह भी किसकी कमी से होती है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी से होती है। अब अपन लोग याद रखेंगे इसके अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं, काजू, सीताफल, केला, एवोकाडो। देखिए दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से फल में होती है, तो किस में होती है दोस्तों, काजू के अंदर है सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फलों के पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम फल के खाने योग्य भाग में। अब यहाँ पर यह बताया गया है, अगर आप किसी भी इन जो फल दिखाए गए हैं, जो सब्जियां दिखाई गई है आपको, उनका अगर आप लोग 100 ग्राम खाते हो, उन फलों का आप 100 ग्राम खाते हो, तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी वो बताया गया है। और इनके अंदर बताया गया है 100 ग्राम फलों के अंदर कौन सा पोषक तत्व है कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पर अपन लोग अपने जो मुख्य मुख्य फल है उनको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं आम की, जो कि जब मैं आपको विटामिन ए पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि आम के अंदर सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, विटामिन ए। आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है और इसकी मात्रा कितनी होती है, 4800 IU। IU का अर्थ होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अब अपन लोग अगर आगे बात करें, इसके अंदर विटामिन बी कितना होता है, सी कितना होता है, तो यह आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि इसमें जो अधिक मात्रा में है वही आपको चीज याद रखनी है। अगर मैं आगे बात करूं अमरूद, तो अपन लोग जब विटामिन सी पढ़ रहे थे तो अपन लोगों ने देखा था विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा होती है, यानी कि 299 mg मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल खाने से प्राप्त होती है। और किस में होती है दोस्तों, यह है अमरूद के अंदर अपने को
देखने को मिलती है। आगे बात करें अपन लोग आंवला, तो आंवला भी क्या है दोस्तों, अमरूद की तरह एक खट्टा फल है। इसके अंदर भी कौन सी विटामिन अच्छी मात्रा में है, तो अपनी विटामिन सी। तो अमरूद के अंदर मुख्य रूप से कौन सी विटामिन देखने को मिलती है, विटामिन सी, और उसकी मात्रा कितनी है दोस्तों, तो वो है कितनी, 600 mg प्रति 100 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है अपना दोस्तों अनार। अनार के अंदर अगर अपन लोग बात करें, विटामिन सी 16 mg प्रति 100 ग्राम होता है, और इसकी जो इस 100 ग्राम खाने पे कितनी अपने को कैलोरीज प्राप्त होती है, तो 65 यानी कि 65 कैलोरी अपने को प्राप्त होती है। अब देखिए भी अपना बेर आ गया अगला फल। बेर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको याद रखना है, बेर में विटामिन ए होता है वो 186 इंटरनेशनल यूनिट, और यहीं पर आप विटामिन सी याद रखिएगा, इसके अंदर कितनी होती है दोस्तों, 15 मिलीग्राम। करौंदा की बात करें तो करौंदा के अंदर अपन लोगों ने देखा था आयरन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, उसके साथ साथ में जो अपना विटामिन सी होता है उसकी भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो आपको ये दोनों की दोनों चीजें अच्छे से याद रखनी है, और आयरन इसमें दी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से सबसे बढ़िया आयरन का स्रोत क्या है, तो यह लोहे का पोषक तत्व का स्रोत क्या है दोस्तों, तो वो क्या होता है अपना करौंदा। आगे देखते हैं अंजीर। अंजीर के अंदर दोस्तों आप याद रखिएगा, विटामिन ए 270 mg पाया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सीताफल भी नहीं है। अगर अपन लोग बात करें बेल, बेल पत्र में आपको बता के आया था, विटामिन बी इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो विटामिन B2 होता है वह 1181 से लेकर के 1191 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है। तो बेल पत्र भी आपको अच्छे से याद रखना है। केला अपना मुख्य किसका स्रोत था दोस्तों, तो यह अपना मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत था, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। पपीता की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती है, अच्छी मात्रा में विटामिन ए देखने को मिलता है, और अंगूर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें विटामिन सी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन आप लोग याद रख सकते हो। लेकिन आपको जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं वही चीजें ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि मुख्य रूप से अपने एग्जाम में यही पूछी जाएगी, कौन से फल में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा होता है, यही पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं अपन लोग। रोजमर्रा की जिंदगी में सुस्त दुरुस्त रहने से लेकर बीमारी के बाद कमजोरी से निवारण के लिए फलों से मिलने वाला पोषण बहुत उपयोगी है। तो ये बोल रहा है अपने को रोज है ना एनर्जेटिक, यानी कि पूरा ऊर्जावान फील करना है ना, तो अपने को बढ़िया पोषण या फिर बढ़िया अच्छा खाना खाना चाहिए। इसके बाद अगर अपन लोग देखें, मौसमी फलों में उपस्थित पोषक तत्व, खनिज लवण, विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया बात कर रहा है। जो अपने मौसमी या फिर जो अपने सीजनल फ्रूट होते हैं वो अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसे बढ़ाते हैं। अपन लोग यहीं से थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आपको पता है जो अपने फल होते हैं उन्हें अपन लोग संरक्षित खाद कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उन्हें, संरक्षित खाद कहते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फलों को अपन लोग क्या कहते हैं, संरक्षित खाद। या फिर इंग्लिश में बोले तो इन्हें अपन लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं दोस्तों पोषक तत्व, पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट व पोषक, अपने पोषक तत्व जैसे कि अपन लोग बोले विटामिन हो गए, एंटीऑक्सीडेंट हो गए, या फिर अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके बढ़िया स्रोत होते हैं अपने क्या दोस्तों, जो फल होते हैं फ्रूट होते हैं वो। इस वजह से इन्हें अपन लोग बोलते हैं संरक्षित खाद। क्या बोलते हैं, संरक्षित खाद या प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अगर अपन लोग फलों को खाते रहेंगे तो अपनी बॉडी में कोई भी विटामिन की कमी नहीं आएगी, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनकी कमी नहीं आएगी। तो इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो भी तो नहीं होंगे ना दोस्तों। तो अपन लोग इन्हें क्या बोल सकते हैं, संरक्षित खाद। आगे देखते हैं अपन लोग, उदाहरण के तौर पर पीले रंग के फल विटामिन ए से भरपूर होते हैं। बिल्कुल भी अपन लोगों ने विटामिन के अंदर यह बात पहले ही पढ़ ली कि भी जो पीले रंग के फल होते हैं उनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है, कैरोटीन के रूप में। क्योंकि फलों के अंदर जो पीला रंग देने का काम करता है वो अपना कैरोटीन, जो अपना पिगमेंट बोल दो या फिर वर्णक होता है, वो ही करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तथा रंग बिरंगे रसीले फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, ये आ गया देखो, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ है शरीर में कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। बिल्कुल भी यहीं पर अपन लोगों ने यही पढ़ा था कि फलों के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो अपने रोग क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देते हैं। इस वजह से अपन लोगों ने इन्हें क्या बोला था, संरक्षित खाद। आगे देखते हैं, देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम 90 से 110 ग्राम क्या खाने चाहिए दोस्तों,
फलों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। और वर्तमान में भारत में 172 ग्राम तथा राजस्थान में 25 ग्राम फल उपलब्धता प्रति व्यक्ति है। देखिए भी यह करंट के अंदर डाटा चेंज होता रहता है, तो आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना है। आपको यहाँ क्या याद रखना है दोस्तों, जो अपना WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह बोलता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 90 से 110 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। क्या खाना चाहिए? 90 से 110 ग्राम फल खाने चाहिए, जिससे वो क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। विकसित देशों से तुलना करें तो स्थिति और बदतर भी दिखाई देती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एवं अमेरिका में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल उपभोग क्रमशः 409 व 223 ग्राम है। देखिए चाहे करंट का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोग बोल सकते हैं भी जो दूसरे देश हैं वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य स्तर है वो अपन लोगों से अच्छा है, क्योंकि वो अपने जो खाने पे है वो विशेष ध्यान देते हैं। तो ये बात भी यहीं से सिद्ध होती है। आज तक की उपलब्धियां संतोषजनक तो है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में देश को बहुत आगे जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है भैया। चलिए आगे देखते हैं। अनुमान है कि 2025 में देश की आबादी लगभग 135 करोड़, भाई इससे आगे गए अपन लोग अभी, जिससे जिसके लिए 45 मिलियन टन फलों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आज सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन के क्रियान्वयन की जरूरत है। उद्यानिकी फसलें परंपरागत फसलों की तुलना में अधिक आमदनी, पोषणता, आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। देखिए भी सीधी सीधी सी बात है, ये बोलने चाह रहे हैं जैसे जैसे अपनी जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अपने को फलों का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए फल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाई गई थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? सुनहरी क्रांति। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? यह फल उत्पादन से संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। और मुख्य रूप से कौन सा फल था दोस्तों इसमें? तो सेब। सेब के प्रोडक्शन के लिए यह अपना रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब अपन लोग बात करेंगे जो अपने फल होते हैं उनका औषधीय महत्व है। देखिए प्राचीन काल से ही विभिन्न फलों का औषधीय रूप से उपयोग कई वर्षों से किया जाता है। जैसे मैं बात करूं स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने में आंवला का उपयोग किया जाता है। बचपन में अपन लोगों ने बहुत च्यवनप्राश खाया अभी, बिल्कुल भी खट्टा मीठा सा होता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये सामान्यतः किससे बनाया जाता है दोस्तों? यह आंवला से बनाया जाता है। यहीं पर अपन लोग बात करें कि औषधि होती है जिसका नाम होता है त्रिफला चूर्ण। अब स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, त्रिफला चूर्ण जो होता है ये हरड़, एक पादप जिसका नाम क्या है? हरड़, जिसका बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों टर्मिनेलिया चेबुला। क्या होता है? टर्मिनेलिया चेबुला। दूसरा होता है बहेड़ा, जिसे अपन लोग बोलते हैं टर्मिनेलिया बेलेरिका। और तीसरा होता है अपना क्या? आंवला, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस का उपयोग करके बनाया जाता है। यानी कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों को मिला करके एक चूर्ण बनाया जाता है, जिसका नाम होता है दोस्तों क्या? त्रिफला चूर्ण। और यह जो चूर्ण होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है? अपने जो पेट संबंधित विकार होते हैं उनको दूर करने के काम आता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है त्रिफला चूर्ण किससे इससे बनता है। आगे बात करें अपन लोग, विभिन्न रोगियों को मौसमी का रस, नारियल पानी पिलाना हितकर रहा है। और विभिन्न फलों में विटामिन व एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह बात मैं आपको जस्ट पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूं कि फलों के अंदर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी खासी मात्रा होती है, इसी वजह से इन्हें अपन लोग संरक्षित खाद्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर अपन लोग आगे देखें तो आगे अपने पास आता है इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस या फिर इनका आर्थिक महत्व है। अब देखिए भी इनकी आर्थिक महत्व की बात करते हैं अपन लोग। आय का स्रोत है, खाद्यान्नों की तुलना में फलों की खेती से प्रति हेक्टेयर आय अधिक प्राप्त होती है। बिल्कुल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक से अधिक रोजगार दिवसों का सृजन होता है। विभिन्न ताजे फलों व उनके उत्पादों से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। फलों की विश्व निर्यात बाजार में हमारे देश की भागीदारी 0.3% है। हमारे देश से होने वाले कुल बागवानी के निर्यात में ताजे फलों का योगदान केवल और केवल 11% है, जिसमें से 60% योगदान आम व अंगूर का है। जितना अपन लोग ताजा फलों का निर्यात करते हैं दोस्तों, उनके अंदर 60% क्या है? अपने आम और अंगूर है। और राजस्थान की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रफल व उत्पादन में लगभग 1% है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका आर्थिक महत्व के अंदर ये क्या बताना चाह रहे हैं। जो फल होते हैं दोस्तों, इनको अगर अपन लोग खदान फसलों से तुलना करें तो अपने को अधिक आय प्राप्त होगी अगर अपन लोग फल वृक्ष लगाएंगे तो। ठीक है, तो ये चीज ये यहाँ पर मेंशन की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में जो पूरे विश्व के अंदर जो अपन फलों का निर्यात किया जाता है, उसका केवल और केवल कितना निर्यात अपन लोग करते हैं? तो वो है केवल और केवल कितना? 0.3%। और वहीं पर अपन लोग अगर आगे बात करें
अपने यहाँ पर जो अपन लोग टोटल जो फलों का अपन लोग निर्यात करते हैं उसमें 11% क्या है अपने ताजे फल हैं, और उसके अंदर 60% क्या है अपने आम और केला, आम और अंगूर। ये चीज आपको अच्छे से याद है रखनी है। अपन राजस्थान जो है वो उद्यान विज्ञान बोलते हैं अपन, या फिर हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है, जो अपनी उद्यानिकी फसलों का जो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो बहुत कम है दोस्तों। और वो कितना है दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें तो 1% के आसपास ही है। ठीक है, आगे देखते हैं रोजगार सर्जन। उद्यानिकी फसलें खदान फसलों की तुलना में 4 से 6 गुना अधिक मानव दिवस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और ये फसलें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने, गांव से शहरों के प्लान को कम करने में सहायक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपन लोग कोई भी एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप या फिर सस्य विज्ञान की फसल लगाते हैं जैसे कि गेहूं, तो ये क्या होती है दोस्तों, अपनी एक सीजनल क्रॉप होती है, एक सीजन की होती है। तो एक सीजन के अंदर ये जो अपना जीवन चक्कर होता है वो पूर्ण कर लेती है। तो सामान्यतः अगर अपन लोग बात करें जो सस्य विज्ञान की फसलें जो होती है ना, वो लगभग 147 दिन, कितने दिन दोस्तों, 147 दिन का क्या करती है, रोजगार सर्जन करती है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं कोई उद्यान विज्ञान की फसल लगाऊंगा, जैसे कि मैंने आम की फसल लगा ली, क्या लगा लिया मैंने, आम का बाग लगा लिया मानो, तो ये लगभग 10 से 15 या 20 साल तक क्या देगा, फल देगा ना। तो मैं किसी को अगर रोजगार दूंगा तो कितना मिलेगा, 10 15 20 साल तक मिलेगा। वहीं पर अगर मैं कुछ सस्य विज्ञान की फसल लगा रहा हूँ तो लगभग 6 महीने, कितने दिन का रोजगार मिलेगा किसी को, 6 महीने का। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको पता लग गया कि भाई रोजगार सर्जन अधिक होता है उद्यानिकी फसलों से। अगर अपन लोग देखें इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस या फिर औद्योगिक महत्व है, तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे फल परिरक्षण, मधुमक्खी पालन, पपेन उत्पादन जो कि पपीते से होता है, रेशा उद्योग, मदिरा उद्योग, नर्सरी माध्यम जैसे कि कोकोपीट उद्योग आदि का विकास फल उत्पादन पर निर्भर करता है। उनके कच्चे माल का स्रोत भी क्या है, फल है। देखिए औद्योगिक महत्व के अंदर सीधी सी बात है, जो उत्पाद होते हैं उनको बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वह अपने को कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो वो अपने को उद्यानिकी फसलों से प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर अपन लोग बात करें जो पपीता होता है इससे अपने को क्या मिलता है दोस्तों, पपेन मिलता है। पपेन क्या करता है, अपने जो पेट संबंधित विकार होते हैं उनको दूर करने में काम आता है। ये व्हाइट कलर का एक लेटेक्स होता है। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें रेशा उद्योग, उसके अंदर अपन लोग केले और बांस को उपयोग करते हैं। बिल्कुल, मदिरा उद्योग यानी कि शराब बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या काम आता है दोस्तों, अंगूर। अपने देश के अंदर जो अंगूर का उत्पादन होता है लगभग उसका 80% हिस्सा शराब बनाने के काम आता है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। सेब, काजू, अनानास, नर्सरी माध्यम, उसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, अपना कोकोपीट। आपको पता होगा जब भी अपन लोग कोई नर्सरी में होती है उसके अंदर, अपनी जो नर्सरी होती है दोस्तों उसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, प्रो ट्रे का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, प्रो ट्रे का। बहुत सारे फसलों के बोल दो या फिर बहुत सारे फल वृक्षों के या फिर बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके जो बीज होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बहुत महंगे होते हैं। तो उनको लगाने के लिए अपन लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रो ट्रे का उपयोग करते हैं। ये सामान्य जो अपनी ट्रे होती है उसी की तरह ट्रे होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह नहीं भरते, इनके अंदर अपन लोग कृत्रिम माध्यम भरते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, कोकोपीट होता है, वर्मिकुलाइट होता है, परलाइट होता है। जब आगे अपन लोग नर्सरी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर अपन लोग इन गड्ढों में क्या करते हैं, यह कृत्रिम माध्यम भरते हैं। तो अपन लोग बोल सकते हैं नर्सरी उद्योग के लिए भी जो अपना हॉर्टिकल्चर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ से आपको यह समझ आ रहा होगा। आगे अगर अपन लोग देखें धार्मिक महत्व, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, देखिए अभी ये तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे फलों के जो अन्य नाम है वो अपने धर्म के आधार पर ही दे दिए गए। अगर मैं बात करूं नारियल, नारियल को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष, यानी कि ऐसा वृक्ष जो क्या करते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है। आपको पता है बेल पत्तर, इसके जो पत्ते होते हैं भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। लो भी अगर अपन लोग बात करें अशोक, तो अशोक वृक्ष का संबंध किससे होता है, माता सीता से। तो भी देखिए अपनी जो उद्यानिकी फसलें हैं इनका बहुत तकड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, क्या, धर्म से संबंधित। अगर अपन लोग आगे बात करें, फल प्राचीन काल से संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। बिल्कुल, हर अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत फलों की आवश्यकता होती है, जैसे नारियल। बिल्कुल, सावन माह में भगवान शिव की पूजा के लिए बेल पत्थर से करना, विवाह जैसे शुभ कार्य मंडप में केले के पत्ते काम में लेना, आम के पत्तों की वंदनवार से सजाना, हवन आदि मांगलिक कार्यों में आम की लकड़ियों को काम में लेना। भी सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है कि जो अपनी उद्यान विज्ञान की फसलें होती हैं, जो फल वृक्ष वगैरह होते हैं, उनका संबंध हमारे जो धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनसे होता है। और ये बिल्कुल आसान सा है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। जो अपना अशोक होता है,
आपको ऐसा पूछा जा सकता है। अशोक जो फल वृक्ष होता है, अशोक जो वृक्ष होता है अपना, इसका संबंध किससे होता है? तो माता सीता से। किससे होता है दोस्तों? माता सीता से। यहीं पर आप लोग याद रख सकते हो, जो अपना बील पत्थर होता है या जो बेल पत्थर बोलते हैं, जैसे बेल बोल देते हैं अपन लोग, तो इसका संबंध किससे होता है दोस्तों? इसका होता है भगवान शिव से। किससे होता है दोस्तों? भगवान शिव से। तो आपको मुख्य रूप से इनको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपन लोग पर्यावरण से संबंधित महत्व है फलों का। अपना पर्यावरण से क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? पर्यावरण प्रदूषण व मृदा क्षरण को सुधारने में फल वृक्षों का काफी योगदान है। अन्य वृक्षों की तरह फल वृक्ष भी ऑक्सीजन दाता होते हैं, बिल्कुल भी अपने को ऑक्सीजन होती है वो मिलती है, जो पर्यावरण में प्रदूषण स्तर को कम करती है। तेज हवा व जल बहाव वाले क्षेत्रों में हवा की गति को नियंत्रित कर क्षरण की समस्या को कम करने में फलदार वृक्ष सक्षम होते हैं। जैसे काजू का प्रादुर्भाव भारत में समुद्र के किनारे मृदा क्षरण को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। बिल्कुल भी जो काजू है वो अपने जो कोस्टल एरिया होते हैं, फिर अपन लोग बोल सकते हैं जो अपना समुद्र तटीय इलाका होता है, वहां पर लगाया गया था। किसके लिए लगाया गया ये? ताकि वहां पर जो मृदा क्षरण है उसको कम किया जा सके। दूसरा देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों, जो फल वृक्ष होते हैं आकार के अंदर बहुत बड़े होते हैं। अगर अपन लोग इनको जनरली उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर लगाएंगे, जैसे आगे अपनी उत्तर, ये होगी दक्षिण, पूर्व, और ये अपनी दिशा कौन सी आ गई? पश्चिम। आपको पता है जो अपनी उत्तर और पश्चिम दिशा है, यहां से क्या आती है दोस्तों? लू आती है। क्या आती है दोस्तों? लू आती है। अगर अपने को इससे बचना है, अपने उद्यान को इस लू से बचाना है, तो अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा है, यहाँ पर क्या लगाएंगे? वृक्ष लगाएंगे। तो अपन लोग फल वृक्षों को लगा देते हैं। फल वृक्षों का आकार क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। इनकी कैनोपी बोल दो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। इस वजह से जो हवा आती है वो क्या होती है दोस्तों? रुक जाती है। तो अपन लोग बोल सकते हैं इनका पर्यावरण से संबंधित भी बहुत महत्व है। आगे देखते हैं। देखिए फलोत्पादन की वर्तमान स्थिति को देखते हैं अपन लोग। उद्यानिकी फसलों में लगभग 90% हिस्सेदारी फल व सब्जियों की है। बिल्कुल भी अपने देश में सर्वाधिक जो अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, सिर्फ अपन लोग अगर उद्यान विज्ञान की फसलों की बात करें तो उनका लगभग 90% के अंदर क्या आती है? अपनी फल व सब्जियों वाली फसलें आती है। भारत विश्व में इन फसलों के उत्पादन का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। साथ ही कुछ फसलों जैसे आम, केला, पपीता, काजू, सुपारी, आलू, भिंडी आदि में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, केले का कहाँ होता है? तो ये सब कहाँ होंगे दोस्तों? भारत में। अब देखिए आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है, फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम है किसका दोस्तों? चीन का। तो आप लोग याद रखिएगा किसका आएगा? चीन का। और यहीं पर अगर मैं बात करूं विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? तो वो क्या है दोस्तों? अपना भारत। पहले पे कौन आता है दोस्तों? चीन, उसके बाद भारत। भारत में देश के कुल कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में उद्यानिकी फसलों की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। यानी कि अपनी जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है दोस्तों, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर या फिर अपने जो उद्यान विज्ञान की फसलें हैं उनका 30% हिस्सेदारी है, जो कुल फसल क्षेत्रफल का मात्र 13.8% है। आपको यह बात अच्छे से याद रखनी है। आगे देखें सभी उद्यानिकी फसलों, फल, सब्जी, पुष्प, सुगंधीय, मसाले, रोपण, औषधीय, मशरूम व शहद का उत्पादन लगभग 2998 लाख टन है, जो खाद्यान्न फसलों से अधिक हो रहा है। वर्ष 2016 के तृतीय अनुमान के अनुसार। देखिए भी ये करंट का डाटा नहीं है, आपको बता देता हूँ ये क्या है, 2016-17 का डाटा है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आगे अगर अपन लोग बात करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुमान, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, तो इसको अपन लोग दोस्तों स्किप कर देते हैं क्योंकि यह करंट का डाटा नहीं है। आगे देखें अपन लोग फलोत्पादन में अग्रणी राज्य क्षेत्रफल के अनुसार महाराष्ट्र व उत्पादन के अनुसार उत्तर प्रदेश अग्रणी रहे हैं। यह बात यहां पर गलत है, थोड़ा आप लोग यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपको पूछे फलोत्पादन में अग्रणी राज्य किसके अंदर दोस्तों? फल उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत में। थोड़ा करंट का रह जाता है, ये बदलते रहते हैं दोस्तों। तो वर्तमान के अनुसार क्या है दोस्तों? अपना आंध्र प्रदेश। क्या याद रखोगे आप लोग? है आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है क्या? आंध्र प्रदेश। और इसके बाद कहाँ होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है क्या? महाराष्ट्र। यहीं पर बात करूं मैं भारत में सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी कि जो अपनी वेजिटेबल प्रोडक्शन है वह भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वो क्या आएगा दोस्तों? अपना उत्तर प्रदेश। क्या आएगा? यूपी। आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। आम के अंतर्गत तथा केले के अंदर, यानी कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम व केले का उत्पादन होता है।
ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का होता है? तो उत्पादन में आएगा केला, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में आएगा क्या? अपना आम। और यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, आपको याद रखना है, अगर आपको पूछे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल लगाया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा? आम। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल वृक्ष लगाया जाता है? तो आम। और यहीं पर अगर अपन लोग बात करें भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक कौन से फल का उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है क्या दोस्तों? केला। और यहीं पर बात करें भारत में सर्वाधिक उत्पादकता, तो फलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? तो पपीता। तो आपको यह तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं, इनको याद रखिएगा। जब आपका 12th का एग्जाम होता है वहां पर आपको ये पूछा जा सकता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल वृक्ष लगाया जाता है? तो वो आएगा दोस्तों अपनों क्या? आम। उसके बाद उत्पादन केले का, और उत्पादकता पपीते की होती है। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम के अंतर्गत तथा उत्पादन केले में होता है। राजस्थान में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत कुल फसल क्षेत्रफल का 3.8 भाग आता है, यानी कि जो अपन टोटल क्रॉप लगाते हैं, जितनी सारी फसलें लगाते हैं, उनके अंदर उद्यान विज्ञान की या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप कितनी होती है दोस्तों? तो वो उसका कितनी होती है? 3.8% होती है। राजस्थान के उद्यान विभाग में वर्ष 2016-17 वाला डाटा आ गया है, इसे छोड़ दीजिए दोस्तों। जिला झालावाड़ उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्रफल उत्पादन में अग्रणी है। देखिए आगे देखते हैं। भारत में उगाए जाने वाले फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उत्पादन, देखिए इसको अपन लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि ये 2016-17 के डाटा है भाई। चलिए आगे देखते हैं। चलो, फल उत्पादन का भविष्य। अब अपन लोग देखेंगे दोस्तों क्या? फल उत्पादन का भविष्य।